हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ आकाश कुशवाहा, योर ड्यू मेंटोर। तो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीट एलोकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है, जिसमें आपकी एडमिशन काउंसलिंग चलेगी। ये काउंसलिंग टोटल 2 फेज़ में होने वाली है, जिसमें फ़र्स्ट फ़ेज़ की काउंसलिंग अभी शुरू हो चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस देने वाला हूँ कि किस तरह से आप फॉर्म फिल करें। तो अगर आपने अब तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो इस वीडियो को चला करके बैठ जाइए। एक तरफ अपना पीसी रखिए, दूसरी तरफ ये वीडियो रखिए। आप दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलाइए और आपका फॉर्म में गलतियां होने के चांसेस कम रहेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ। नॉर्थ कैंपस का कैंपस टूर इस एकमात्र चैनल पर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं ऑन ग्राउंड जाकर के कॉलेज का कैंपस टूर इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो सारी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सीसेस फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पर ugadmission.uod.in पर जाना है। जब आप ये URL खोलेंगे तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर लॉगिन वाले पोर्टल पर क्लिक नहीं करना है। आपको जो लेफ़्ट कॉर्नर पर न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, आप वहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उधर क्लिक करने से पहले यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ UOD फॉर द एकेडमिक सेशन 2024 विल बी थ्रू। हाँ, ये ठीक है। इसमें 2 चीज़ें ख़ास बात ये हैं कि जैसे जो नॉर्मल अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीसेस की एप्लीकेशन फ़ॉर्म की फ़ीस 250 रखी गई है, और इसके साथ ही OBC, NCL और EWS के लिए भी 250 रुपीज़ सीसेस एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। साथ ही SC ST PWD कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़। और वो स्टूडेंट्स जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट या फिर BSc इन फ़िज़िकल एजुकेशन और या फिर BA ऑनर्स इन म्यूज़िक परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए फ़ीस इसके अतिरिक्त 400 रुपये और देने होंगे, जैसे कि इसमें नीचे मेंशन है। 250 रुपीज़ अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए सीसेस फॉर्म फ़ी है। इसके अलावा अगर आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, BSc इन फ़िज़िकल साइंस और या फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स इन म्यूज़िक परस्यू कर रहे हैं तो आपको 400 अलग से चार्ज करेगा सीसेस पोर्टल। इसके अलावा मैं बात करूं तो द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड कम्प्लीटली ओनली आफ्टर द। ठीक है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। आगे हम बढ़ते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा, जहां आपसे आपका CUET एप्लीकेशन नंबर मांगेगा और नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ और साथ में ये कैप्चा फिल करने को कहेगा। आपको सिंपल अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके ये एग्जैक्ट हूबहू कैप्चा फिल कर देना है। जो मेरी स्क्रीन पर कैप्चा चल रहा है आप वो फिल ना करें, आपके डैशबोर्ड में जो कैप्चा आ रहा है वो फिल करें। इसके अलावा फिर नेक्स्ट पेज आपका कुछ इस तरीके से खुलेगा, जहाँ पर आपको OTP इंसर्ट करने के लिए ऐसे कॉलम मांगेगा। तो आपके मेल पर जो OTP आया हो वो आप यहाँ पर फिल कर दें और एक पासवर्ड क्रिएट करें। पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखें ताकि आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव या इस तरह से, वैसे तो कोई मज़े नहीं लेता है, बट स्टिल फॉर सिक्योरिटी रीजंस आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करके चलें। तो फिर यहाँ पर आप री एंटर करेंगे पासवर्ड को, देन फिर से आप कैप्चा डालेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका ऐसे ऊपर लिखा आ जाएगा OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, लॉगिन टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। तो ये जो साइड में आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये जो लॉगिन वाला इंटरफेस आ रहा है, अब हम यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड हम इस टैब में इंसर्ट करेंगे एंड देन फिर से कैप्चा डाल करके लॉगिन कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इतना बड़ा सा स्लाइड ओपन होके आ जाएगा, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग एट द सेम टाइम फॉर अप्लाइंग टू CSES 2024। तो इसमें पूरा ब्रीफ दे रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं, जिससे आपके आगे जो 7 स्टेप्स आएंगे उनमें आपको क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है।
चाहें तो आप ये सातों पॉइंट्स पढ़ लें, वरना मैं आपको बता दूं तो वो स्टूडेंट्स जो किसी सुप्रा न्यूमरी कोटास या ईसीए कोटा परस्यू नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए नॉर्मल मतलब एक एवरेज कैंडिडेट को 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए और आपके स्कैन्ड सिग्नेचर चाहिए। ये रही कुछ नॉर्मल सर्टिफिकेट्स जो एक एवरेज क्या नाम है कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो डिफेंस कोटा से अप्लाई कर रहे हैं उनको CW का सर्टिफिकेट चाहिए, माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स या फिर आपका ECA या स्पोर्ट्स कोटा के सुप्रा न्यूमरी सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगे। इस स्टेप को पढ़ लेने के बाद आपका पहला स्टेप खुल करके आ जाएगा, दैट इज़ पर्सनल डिटेल्स। ये फॉर्म आपका टोटल 7 स्टेप्स में डिवाइडेड है। पर्सनल डिटेल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, ECA, अपलोड, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिशन। पर्सनल डिटेल में मैं बात करूं तो आपका नेम और फ़ोटो और सिग्नेचर, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। UGC की गाइडलाइन के अनुसार ये 3 चीज़ें आप CSAS पोर्टल में चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने OBC कैटेगरी या फिर कोई भी अन्य कैटेगरी अपने CUET के दौरान सेलेक्ट कर दी थी, पर ड्यू टू मतलब अपना सर्टिफिकेट आप नहीं बनवा पाए हैं या कोई भी आपका इशू रहा है, तो आप अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। तो और अच्छा, जिन्होंने कैटेगरी वहाँ अप्लाई नहीं की थी जहाँ उन्होंने जनरल से फिल किया था CUET, वो लोग यहाँ पे अपना कैटेगरी भी लगा सकते हैं। तो आप फर्स्ट टैब में अपना फुल नेम भर देंगे, कैंडिडेट जेंडर भर देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ, देन आर यू सिटीज़न ऑफ इंडिया, येस, देन कैटेगरी भर के माइनॉरिटी हैं तो माइनॉरिटी फिल करेंगे। कैंडिडेट्स ईमेल ज़रूर भरेंगे, ऑल्टरनेट ईमेल आपका ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो भर सकते हैं, वरना आप आगे बढ़ जाइए। मोबाइल नंबर में हम भरेंगे, देन ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर ऑल्सो इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम आगे बढ़ेंगे। स्टेट ऑफ डोमिकल, जहां आप रहते हैं वो आप अपना स्टेट लिखेंगे। इसके अलावा आप नेक्स्ट स्टेप यानी कि फैमिली डिटेल्स पर चलेंगे। फैमिली डिटेल में आप अपना एनुअल फैमिली इनकम जो है आप वो लिखेंगे। और इस साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा शुरू हुआ है, तो अगर आप अपने घर की इकलौती महिला संतान हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। आर यू अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, देन यस कर लेंगे। और इफ़ योर पेरेंट्स सिंगल, तो आप अगर आप अकेले बच्चे हैं तो आप ये हाँ कर सकते हैं। इसके अलावा आर यू एन ऑर्फन, तो येस और नो में से जो भी हैं आप कर सकते हैं। मदर्स नेम भरेंगे, मदर्स का ऑक्यूपेशन भरेंगे। ऑफिस एड्रेस और मोबाइल नंबर मदर फादर का ज़रूरी नहीं है, तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसी तरह से आप फादर नेम और फादर का ऑक्यूपेशन भर लेंगे। इसके अलावा आगे आपको वार्ड कोटा डिटेल्स के लिए ऑप्शन मांगेगा। यदि आपके फादर मदर में से कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अदर कैटेगरी डिटेल्स में नेक्स्ट स्टेप में आपसे अदर कैटेगरी कोटा की डिटेल्स मांगेगा। इफ़ यू आर PWD कैटेगरी देन यस कर लेंगे, वरना आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे। कश्मीरी माइग्रेंट अगर आप हैं तो यस करेंगे, वरना आगे बढ़ जाएंगे। चिल्ड्रन विडो ऑफ पर्सनल यानी CW आर्म्ड फोर्सेस के लिए, अगर आप आर्म्ड फोर्सेस का कोटा का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप इसमें यस करेंगे। और आपके फादर मदर जिस भी डेजिग्नेशन पर हैं आर्मी में, आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में CW स्टूडेंट्स का एक अलग से कोटा होता है, उनकी अलग से सीटें रिज़र्व्ड होती हैं, तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर आपके पेरेंट्स मिलिट्री से हैं या डिफेंस बैकग्राउंड से हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर JNK स्टूडेंट्स, अगर आप हैं तो इसमें यस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट एलिजिबल हैं तो यस करेंगे, देन नो कर देंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड या जो भी आपका मन करे आप वो लगा सकते हैं। इसके अलावा आगे स्टेप में आपसे पूछेगा आर यू करेंटली इनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी, अगर आप हैं तो इसमें यस लिखेंगे, नहीं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। इससे आगे आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, अगर आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स या फिर BSc इन फिज़िकल साइंस या फिर BA ऑनर्स इन
म्यूज़िक परस्यू कर रहे हैं तो आप इनमें से किसी पे भी कर रहे हैं तो येस पे क्लिक करेंगे, ताकि आपसे जो मैंने शुरुआत में एक्स्ट्रा फ़ीस की बात कही थी वो यहाँ पे आगे आपसे चार्ज कर सके। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला कॉलम फिल करने के बाद एड्रेस पे आएंगे। एड्रेस में आप अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखेंगे। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वो एड्रेस जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस जो आपका परमानेंट है। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो आप क्लिक एफ सेम एज़ कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप अपने बैंक डिटेल्स फिल करेंगे, नेम ऑफ़ द अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर। ये बैंक डिटेल इसलिए ताकि इफ़ इन केस अगर आपकी एडमिशन प्रोसेस में कहीं से भी अगर आपका ग्रीवियंस मिलता है या अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं तो फॉर रिफ़ंड पर्पसेस आपसे बैंक डिटेल्स मांगी गई हैं, ताकि आपका पैसा आपको वापस मिल सके। IFSC कोड डाल के देन इस स्टेप को सबमिट कर देंगे। तो बहरहाल आपका पर्सनल डिटेल का फर्स्ट कॉलम फिल हो गया है। आपको नीचे प्रीव्यू का एक इस तरह से ऑप्शन देगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके डैशबोर्ड पे एक बार रीचेक करने के लिए बोलेगा। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप वापस से प्रीवियस टैब में जा कर के ठीक कर लें। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट टैब में आपका एकेडमिक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे 12th के मार्क्स मांगे गए हैं। अच्छा, 12th के मार्क्स में यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हैं कि टॉप 5 सब्जेक्ट भरने हैं, टॉप 6 सब्जेक्ट भरने हैं। तो टॉप 5 टॉप 6 कुछ भी झंझट नहीं है। जितने भी सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़े हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ फिल करने हैं। अगर आपने 6 भरे हैं तो 6 भर देंगे, 7 पढ़े हैं 7 भर देंगे, 5 पढ़े हैं तो फिर 5 भर देंगे। एजुकेशन में आप अपना बोर्ड भरेंगे, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में आप अपना बोर्ड भरेंगे। CBSE हैं तो CBSE भर देंगे, या फिर कुछ और हैं तो वो कुछ। रिज़ल्ट स्टेटस लिखेंगे, बोर्ड रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग। इसके बाद नीचे आपसे सब्जेक्ट के लिए एक अलग से सेक्शन दिया गया है, देन थ्योरी मार्क्स, और उसके बाद थ्योरी मार्क्स ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क, देन प्रैक्टिकल मार्क्स ऑब्टेन्ड। देन इसी तरह से आप अपना ये वाला सेक्शन फिल करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से पहले नीचे एडिशनल डिटेल्स की भी टैब दी गई है, जिसमें आपको अपना स्कूल का नाम, टाइप ऑफ स्कूल, स्कूल लोकेशन और मीडियम ऑफ स्टडी जैसी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, और हिंदी लैंग्वेज आपने कहाँ तक पढ़ी है ये चीज़ आपको फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका एकेडमिक सेशन फिल हो जाएगा और आपको फिर दोबारा से एक बारी प्रीव्यू के लिए ये ऑप्शन दिखाएगा। अगर आपने इसमें भी एक बारी रीचेक कर लें, अपनी मार्कशीट के साथ लेकर के बैठें, एक एक सब्जेक्ट आप मिला कर के देखें। अगर आपकी कुछ गलती है तो आप इस टैब में वापस से सुधार करें, वरना नेक्स्ट करके अगली टैब पर बढ़ जाएं। नेक्स्ट टैब में आपसे स्पोर्ट्स सुपरानुमरी कोटा के लिए टैब खुलकर सामने आ जाएगी। तो अगर आपने लाइफ में कभी भी कोई भी अचीवमेंट्स जीता है स्पोर्ट्स कैटेगरी में, तो वो आप ज़रूर से ज़रूर इसमें लगाएं। और ऐसा नहीं कि बहुत ही पुराना कोई सर्टिफिकेट लगाना है आपको कि आप उठा के ला रहे हैं 5-6 साल पुराना। इस तरह से सर्टिफिकेट्स आपका यहाँ सुपरानुमरी कोटा और ECA कोटा में वेरीफाइड नहीं होगा। तो इन्होंने एक डेट गिवन करी है हमें, यानी 1 मई 2021 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक में अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स कैटेगरी में, ECA कैटेगरी में, देन यू कैन डेफिनेटली फिल दिस सुपरानुमरी कोटा। अच्छा, इस चीज़ में आप किसी भी मैक्सिमम 3 कैटेगरीज़ में आप इस कोटा का फ़ायदा उठा सकते हैं। मान लीजिए आपने स्पोर्ट्स में किसी भी 3 कैटेगरी, जेवलिन थ्रो या बैडमिंटन या क्रिकेट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, किसी भी 3 कैटेगरी में आप अपना स्पोर्ट्स के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट्स है तो प्लीज़ अपलोड करें, देन नहीं तो आगे बढ़ जाएं। अगले सेक्शन में आपसे नेक्स्ट सेक्शन आपका ECA कोटा के लिए ओपन होगा, सेम उसी तरह जिस तरह से स्पोर्ट्स कोटा था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सवाल था ECA कोटा क्या है, क्या कुछ डिटेल्स हैं। वैसे मैं इसी चैनल पे आपके लिए ECA और सुपरानुमरी कोटा के लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। लास्ट ईयर तक मैंने देखा था कि कोई भी YouTube चैनल इन कोटा के बारे में अवेयर नहीं है। किसी भी चैनल ने ECA कोटा और स्पोर्ट्स कोटा पर कोई वीडियो नहीं बनाया है। किस तरह से ट्रायल होते हैं, किस तरह से आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स अपलोड होते हैं,
क्या कुछ प्रोसीजर रहता है, किस तरह से इसकी काउंसलिंग होती है, क्या आपके 2 एडमिशन होते हैं, ECA का अलग और आपका नॉर्मल अलग। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आने वाली एक वीडियो में इसी चैनल पर लेकर आ रहा हूँ सुपरानुमरी कोटाज़ और ECA कोटा के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वो वीडियो आपको टाइम पे मिल पाए और ऐसे ही आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। तो जी हाँ दोस्तों, ECA और स्पोर्ट्स कोटा की एक अलग लिस्ट आती है, एक अलग काउंसलिंग होती है, उससे आपको एक अलग कॉलेज अलॉट होता है बजाय आपके नॉर्मल CUET स्कोर के कॉलेज से। और मैं तो कहूँगा कि आप ECA कोटा ज़रूर से ज़रूर लगाएं, क्योंकि इस कोटा के अंदर आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इन कंपैरिजन विद CUET स्कोर्स। तो अगर आप हैं ECA की कैटेगरी में लाई करते हैं, ECA में कोई भी क्रिएटिव राइटिंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट या स्कल्पचर आदि, तो आप ज़रूर से ज़रूर लगाएं, वरना आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हैं। अगले सेक्शन में आपको अपलोड सेक्शन दिखाई देगा, जहां पर आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर आपको पहले से अपलोड हुआ मिलेगा। वो आपका CUET में जो आपने अपलोड किया था ना, वो यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ से कैप्चर कर लिया गया है। तो आपको यहाँ पे अपने क्लास 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट अपलोड करना है और आपका क्लास 12th का बोर्ड मार्कशीट। ये 2 डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपको सेल्फ़ अटेस्ट करना है, तो आप सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही स्कैन करके अपलोड करें, आप उसे सेल्फ़ अटेस्ट ना करें। तो आप जैसे ही अपलोड कर देंगे आप नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ जाएं। अगले स्टेप में आपको पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू कराएगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑलमोस्ट रेडी है, बस आपको फ़ीस भरना रह गया है। तो अगर आपको इसमें से अगर कोई भी गलती है तो ज़रूर से ज़रूर पहले वो एडिट करें, क्योंकि अगर आपने फ़ीस पेमेंट कर दिया तो उसके बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस जो प्रीव्यू टैब है, इसमें आप एक एक डिटेल अपनी अच्छे से जांच लें। सारे जो भी कुछ है, आपका क्लास 12 के मार्क्स हुए, आपकी ECA कैटेगरी है कि नहीं, आप कोई कैटेगरी का लुफ्त उठा रहे हैं कि नहीं, देन आप अपनी पर्सनल डिटेल या फैमिली डिटेल्स, जब आपकी सारी डिटेल्स ठीक हों, देन आप आई एग्री करके सबमिट पर क्लिक कर दें। प्रीव्यू कर देने के बाद आपका 7th और आखिरी टैब खुल के आ जाएगा, वेरिफिकेशन एंड पेमेंट डिटेल्स। ऊपर आपका टोटल अमाउंट टू बी पेड लिखा आ जाएगा। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी का लुफ्त उठाया है तो आपको 250 के ऊपर से अलग से फ़ीस देनी होगी। और नीचे आपको वेरिफिकेशन एंड पेमेंट डिटेल्स में ये सारे टैब्स पर टिक कर देना है। देन आपको फाइनल गेटवे पर जाना है, जहां आप अपने फ़ीस को भर देंगे UPI या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड जो भी है उससे। जैसे ही आप फ़ीस पेमेंट कर देंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा फॉर द फेज़ 1 ऑफ CSAS एलोकेशन। तो ये रहा आपका फेज़ 1 का स्टेप बाय स्टेप CSAS का एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस तरह से आपका CSAS फॉर्म कंप्लीट हो गया है और अब आपको बस वेट करना है CUET के रिज़ल्ट का। जिस दिन आपका CUET का रिज़ल्ट आएगा, उसी के अगले दिन या उसके 1-2 दिन बाद आपका CSAS का फ़ेज़ 2 शुरू होगा, जिसमें आपको अपने कॉलेज और आपका कोर्स की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी। आपका काउंसलिंग प्रोसेस उसके बाद शुरू होगा। तो जैसे ही फ़ेज़ 2 शुरू होगा, मैं आपको इसी चैनल पर नोटिफाई कर दूंगा। उस जानकारी आपको टाइम से मिले, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप कोई भी डाउट फेस करते हैं ड्यूरिंग दिस होल काउंसलिंग प्रोसेस, देन आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं या आप मुझे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है, आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके लिए अपने एग्ज़ाम टाइम के बीच में से समय निकाल कर के वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा समझिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी आपके लिए थोड़ा मोटिवेशन मिले, आपके लिए ऐसे कंटिन्यूसली वीडियोस बनाने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।